हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे बेटा, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि परागकण, सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग है परागकण। बेटा हम लोगों ने उस चैप्टर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परागकण का स्फुटन कैसे होता है, परागकण कैसे बनता है। आज उसी को रिवीजन करते हुए हम लोग आगे चलेंगे बेटा कि कैसे परागकण बनता है, फिर परागकण बनने के बाद की कौन सी क्रिया होती है, ये सारी चीजों को इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहो, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बेटा कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। आपने पिछली क्लास में देखा था कि परागकण का निर्माण कैसे हो रहा था। ये जो आपने लघु बीजाणु देखा था, लघु बीजाणु के बीच क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से एक नई कोशिका बनती है। नई कोशिका में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। फिर उन दो अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर चार अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। ये चार अगुणित कोशिकाएं बेटा एक में चिपकी रहती हैं, और किसके माध्यम से चिपकी रहती हैं, कैलोज के माध्यम से चिपकी रहती हैं। और इन्हीं कैलोज को तोड़ने के लिए एक आता है कैलेज एंजाइम, और जब ये कैलेज एंजाइम आकर के इस कैलोज स्तर को तोड़ता है, तब ये परागकण क्या होती है, ये कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग हो जाती हैं। अलग अलग होकर के क्या करती हैं, परागकण का निर्माण करती हैं। अभी उसी डायग्राम से हम लेकर, उसी डायग्राम से आप लोगों को यहाँ पर समझाएंगे कि कैसे कैसे परागकण का निर्माण हो रहा है, कैसे परागकण परिपक्व होगा। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में समझना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी मन में डाउट रहेगा बेटा, आप लोग कमेंट में डाउट अपना लिख दिया करो, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप लोग उसको फिर से पूछ लिया। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेटा ये वाली स्थिति। और एक बात और आप लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 3 को नहीं देखे हैं, 2 को नहीं देखे हैं, 1 को नहीं देखे हैं, वो प्लीज आप लोग जा करके वो पिछली क्लास को आप लोग देख लो, ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग परागकण को इस तरह से देखते हैं बेटा। ये परागकण हमने देखा था जब ये परागकण ऐसे ऐसे आपस में चिपका हुआ था। ये तीन कोशिकाएं हमें यहाँ पर दिख रही थी। तीन कोशिकाएं के पीछे एक और कोशिका है, चार कोशिकाएं हैं। इसको हमने लघु बीजाणु चतुष्टय के नाम से बोला था, लघु बीजाणु चतुष्टय। इसको हमने लघु बीजाणु चतुष्टय कहा था, क्योंकि ये चार है इसलिए इसका नाम चतुष्टय है। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु चतुष्टय क्या एक में चिपका हुआ है बेटा, और किसके माध्यम से चिपका हुआ है, कैलोज के माध्यम से। कैलोज के माध्यम से चिपका हुआ है, कैलोज। अब इन्हीं कैलोज को तोड़ने के लिए कौन आ रहा है यहाँ पर, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम क्या करता है बेटा, इस कैलोज को तोड़ता है। और जैसे ही इस कैलोज को तोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये परागकण यहाँ पर फ्री बन जाएगा, यहाँ पर फ्री वाला परागकण बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे चार बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कि चार लघु बीजाणु है, चार कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर चार परागकण ऐसे बन जाएगा। चार यहाँ पर बेटा ऐसे बन जाएगा, बात समझ में आई ना, चार परागकण का निर्माण हो जाएगा। चार परागकण का यहाँ निर्माण हो गया बेटा। लेकिन इस फिगर को केवल आपको इतना ही नहीं समझना है, ये अपरिपक्व परागकण है। ये कैसा परागकण है बेटा, अपरिपक्व, अपरिपक्व, ये अपरिपक्व परागकण है। बात समझ में आई ना, अभी ये परागकण परिपक्व नहीं हुआ है बेटा, अभी ये अपरिपक्व परागकण है। आपको पता है कि जो ये नर भाग होता है, जो पुमंग होता है, ये पुमंग क्या होता है बेटा, ये जब परागकण बनेगा, परागकण के अंदर जब नर युग्मक बनेगा, तो ये नर युग्मक निषेचन के लिए सहायक होता है बेटा।
परागकण निषेचन नहीं करता है, नर युग्मक निषेचन करता है। तो ये नर युग्मक बनेगा कैसे, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये परागकण अभी अपरिपक्व है। अब हम लोग परिपक्व वाला परागकण बनाते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये अपरिपक्व वाला परागकण है। अब ये अपरिपक्व जो परागकण है बेटा, आप लोग ध्यान से कहानी को देखना, ये अपरिपक्व वाला जो परागकण है बेटा, अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब इसी अपरिपक्व परागकण में बेटा क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा, अभी हम चारों को नहीं बनाएंगे, केवल एक को बनाएंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। जब इसी परागकण में समसूत्री विभाजन होगा बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगी, दो कोशिकाएं बनेंगी। एक ये कोशिका बन जाएगी और एक ये कोशिका बन जाएगी। समसूत्री विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनी। अब इन दोनों कोशिकाओं का नाम क्या है, ये हम लोग देखेंगे बेटा कि इन दोनों कोशिकाओं का नाम क्या है। लेकिन उसके पहले हम एक चीज और बना दे, जो यहाँ पर आप इसके चारों तरफ ये कवर जैसा दिख रहे थे, यहाँ पर भी कुछ है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे कुछ बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैम ये बीच बीच में आप गैप छोड़ दी है, बीच बीच में आप नहीं बनाई है, तो ये बीच बीच में गैप है बेटा। अभी वो किस लिए गैप है ये आप लोगों को बताएंगे। पहले तो ये जो आप लोग चारों तरफ ऐसे कवर जैसे कुछ देख रहे होंगे, इस कवर को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इस कवर को हम लोग कह देते हैं, कवर को क्या कह देंगे, बाह्य चोल। बाह्य चोल, बात समझ में है ना, इस कवर को बाह्य चोल कहेंगे। अभी आगे भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैलोज स्तर से चिपका हुआ था, चार कोशिकाएं थी, फिर चार कोशिकाएं जब फ्री हुई हैं तो चार परागकण बना है। ये जब परागकणों में समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा तो परागकण के अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं, एक छोटी कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका होती है। ये जो बड़ी कोशिका है बेटा, इसका क्या नाम हो जाएगा, कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा बेटा मेरे, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। और ये जो छोटी कोशिका, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, जनन कोशिका। जनन कोशिका, बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। सबसे पहले देखो, आप लोग पिछली क्लास को देखोगे बेटा, तभी इस क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। आज जितनी भी पिछली लेक्चर है, आप उन सबको देख करके आएंगे, तभी आगे के लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। हमने परागकण का निर्माण देखा था कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा उसी में रिवीजन करते हुए हमने यहाँ पर लाया है कि परागकण का यहाँ पर जो ऐसी प्रक्रिया हुई थी, यहाँ से हमने देखा कि परागकण जब ऐसा था बेटा, तो इससे क्या हुआ, चार परागकण बना है। चार परागकण जो ये बना था बेटा, ये क्या था, अपरिपक्व परागकण था। अब ये परिपक्व नहीं हुआ है। जब ये परागकण परिपक्व होगा बेटा, जब ये बड़ा होगा, जवान होगा, परिपक्व होगा आप लोगों की तरह, तब ये क्या बनाएगा, अपने अंदर समसूत्री विभाजन करके दो और कोशिकाएं बना देगा। बात समझ में है ना। अब ये जो दो और कोशिकाएं बना रहा है बेटा, इसी में से एक कोशिका को हम लोग नर युग्मक कहेंगे। हमने सबसे पहले आपको यही बताया था कि ये परागकण जो होता है, ये नर युग्मक नहीं होता है, इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं बेटा, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद। ये परागकण जो होता है बेटा, इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। बात समझ में आई ना। परागकण को हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, नर युग्मक नहीं कहते। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि नर युग्मकोद्भिद एक ही है, नर युग्मक नर युग्मकोद्भिद दोनों एक ही है, परागकण भी वही है, लघु बीजाणु भी वही है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि लघु बीजाणु क्या होता है ना, और परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। अब नर युग्मक क्या होता है ये भी आप देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परागकण को हम लोग नर युग्मकोद्भिद कर रहे हैं, नर युग्मक नहीं कर रहे हैं। अब इसी परागकण के अंदर बेटा जब समसूत्री विभाजन हुआ है, तो समसूत्री विभाजन करके ये दो नई कोशिकाएं बना रही है, ये नई कोशिकाएं बना रही है। इसी में से एक बड़ी कोशिका है और एक छोटी कोशिका है बेटा। बड़ी कोशिका को हम लोगों ने कायिक कोशिका कह दिया है और छोटी कोशिका को हमने जनन कोशिका कह दिया है। अब इसी में से एक कोशिका नर युग्मक कहलाएगी। अब कौन सी कहलाएगी ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है,
आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे ये जो परागकण की परतें हम लोग देखेंगे बेटा, इसी में हम लोग देखेंगे कि नई कोशिका कौन सी है ना, सॉरी जनन कोशिका कौन सी है, यानी नर युग्मक कौन सा है। ठीक है, तो परागकण की परतों में हमने अभी आगे देखा है बेटा, परागकण की दो परतें होती हैं। परागकण की कितनी परतें होती हैं? दो परतें होती हैं। परागकण की कितने परतें होती हैं बेटा? दो परतें होती हैं। एक परत है क्या? बाह्यचोल। बाह्यचोल अभी हमने बताया पिछली वाली, बाह्यचोल। और दूसरा क्या है? अंतःचोल। दूसरा क्या है? अंतःचोल। बाह्यचोल और अंतःचोल, यानी आपको याद नहीं करना है, आपको बस ऐसे समझ लेना है, जो सबसे बाहर है उसको बाह्यचोल कहते हैं, और जो सबसे अंदर है उसको अंतःचोल कहते हैं, क्योंकि इसकी दो ही परतें हैं बेटा। एक सबसे बाहर है उसको बाह्यचोल कह देंगे, एक सबसे अंदर है उसको अंतःचोल कहेंगे। ये जो बाहर होती है सबसे बेटा, ये बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। ये जो बाह्यचोल होता है बेटा, ये बहुत कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि यह किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनेन से बना होता है। स्पोरो पोलेनिन। क्योंकि ये जो सबसे बाहर होता है बेटा, यह बहुत कठोर होता है। क्यों? क्योंकि यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अब आप सोचोगे मैम, चलो स्पोरोलेनिन से बना है, स्पोरोलेनिन से बना है तो ठीक है, क्या हुआ? इसका मतलब यह कठोर हो जाएगा? जी हाँ। स्पोरोलेनिन एक ऐसा परत होता है बेटा, एक ऐसा परत है जिसको कोई भी एंजाइम, आज तक कोई ऐसी एंजाइम बनी ही नहीं जिसको गला सके। ऐसी कोई एंजाइम नहीं बनी है जो इस पोरोपोलेनिन को गला सके। तो सोचो यह कितनी कठोर होगी, होगी ना। अब आप सोचेंगे मैम जब ये इतनी ही कठोर है तो परागकण फूट करके नर युग्मक आएगा, तो आएगा कैसे? यहाँ पर मादा युग्मक पर नर युग्मक आएगा कैसे? अभी हम लोग देखेंगे कि मादा युग्मक पर नर युग्मक कैसे आएगा। ठीक है, अभी तो बस हम लोग इतना देख रहे हैं कि जो बाह्यचोल होता है बेटा, यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है और यह बहुत ही कठोर होता है। और यह क्या होता है बेटा? बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। आज तक कोई भी एंजाइम ऐसा बना नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को गला सके, कम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अंतःचोल को देख लेते हैं बेटा। अंतःचोल जो होती है ये पतली परत होती है, ये हल्की परत होती है, पतली परत होती है, उतनी ज्यादा कठोर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, और ये क्या हो गई बेटा? जनन कोशिका। एक हो गई कायिक कोशिका और दूसरी हो गई बेटा जनन कोशिका। ये जो जनन कोशिका होती है बेटा, यही क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण करती है। ये क्या करती है बेटा? नर युग्मक का निर्माण करती है। ये क्या करती है मेरे लल्ला? नर युग्मक का निर्माण करती है। हमने आपको अभी बताया कि ये जो परागकण परिपक्व होकर अपने अंदर दो कोशिकाएं बना रहा है बेटा, समसूत्री विभाजन करके अपने अंदर दो कोशिकाएं बना रहा है। उन दोनों कोशिकाओं का काम क्या है? तो पहला का आपने देख लिया बेटा, ये जो छोटी कोशिका है, पहली कोशिका है, इसको हमने जनन कोशिका का है। इस जनन कोशिका का काम होता है कि नर युग्मक का निर्माण करे। इस जनन कोशिका का नाम क्या है बेटा? नर युग्मक का निर्माण करना। और ये जो कायिक कोशिका होती है बेटा, ये कायिक कोशिका जो होती है, ये पराग नलिका का निर्माण करती है। कायिक कायिक कोशिका क्या करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग
नलिका का निर्माण करती है। बात समझ में आई ना? ये जो कायिक कोशिका होती है बेटा, यह पराग नलिका का निर्माण करती है और जनन कोशिका क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण करती है। अब आप सोचोगे मैम पराग नलिका का है, तो पराग नलिका इसी को कहते हैं बेटा। ये जो जनन छिद्र आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर ऐसे-ऐसे हमने ये आपको बनाया है, ये इसलिए हमने ऐसे बनाया आप इस चीज़ को, बात समझ में आई ना? ये जो हमने यहाँ बीच-बीच में गैप छोड़ा है, ये गैप इसलिए बनाया है बेटा, इसका नाम होता है जनन छिद्र। ये जनन छिद्र है, यहीं से फूटेगा, यहीं से फूट करके नर युग्मक निकलेगा। बात समझ में आई ना? ये ऐसे ही मैंने नहीं बना दिया था कि आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये ऐसे-ऐसे आप क्यों बना दी हैं, बीच-बीच में गैप छोड़ी है। तो बीच-बीच में गैप इसलिए छोड़ा गया है बेटा, क्योंकि ये क्या है? जनन छिद्र है। यहीं से पराग नलिका का निर्माण होता है और पराग नलिका का निर्माण कौन करता है? कायिक कोशिका करती है। बात समझ में आई ना? पराग नलिका का निर्माण कौन करता है? कायिक कोशिका करती है। और ये कायिक कोशिका करती है परागनलिका का निर्माण, जिससे क्या होता है? ये जनन छिद्र होता है, जिससे नर युग्मक निकल करके बाहर आता है और नर युग्मक निकल करके बाहर आता है बेटा, मादा युग्मक बन जाता है और निषेचन होता है। ठीक है, आगे चले। आई होप कि आप सभी बच्चों को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो आ जाते हैं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। अब चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले अभी हम फिर से आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा देंगे, कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, कैसे कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। अभी क्लास के एंड में हम आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग आगे देख लेते हैं बेटा। आगे देख लेते हैं कि बाह्य चोल किससे बना होता है। बाह्य चोल, अभी आपने जो पराग कण के दो परत देखे हैं, एक बाह्य चोल देखा है, एक अंतः चोल देखा है। उस चीज को हम लोग देख रहे हैं बेटा कि बाह्य चोल जो होता है किस चीज से बना होता है। तो बाह्य चोल जो होता है बेटा, पराग कण की सबसे बाहरी कठोर एवं सुरक्षात्मक परत होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो बाह्य चोल होती है बेटा, यह बहुत ज्यादा कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? क्योंकि यह स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। यह किससे बनी होती है बेटा? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। यह मजबूत एवं रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ से बनी होती है, जो परागकण को उष्मा, रसायनों, एंजाइमों तथा प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण क्या होता है बेटा, परागकण इतने दिन तक जीवित रह पाता है, क्योंकि यह बहुत कठोर होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी आज तक ऐसा एंजाइम नहीं बनाया जो परागकण को, सॉरी, जो इसको स्पोरोपोलेनिन को गला सके। ये इतना ज्यादा कठोर होता है। बात समझ में आई ना? यह परागकण को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चल लेते हैं बेटा, आगे हम लोग देख लेते हैं कि आंतरिक चोल क्या होता है। आपने देखा था ये जो परागकण है, परागकण का ये जो भाग है, इसको हम लोग आंतरिक चोल कहते हैं, आंतरिक चोल या अंतः चोल कहते हैं। और ये जो बाहर आपने ऐसे ऐसे देखा था, इसको हम लोग क्या कहे थे? बाह्य चोल कहे थे, बाह्य चोल, बाह्य चोल हुआ था। तो आंतरिक चोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं बेटा कि आंतरिक चोल क्या होता है। आंतरिक चोल क्या होता है? परागकण की सबसे भीतरी एवं पतली कोमल परत होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि आंतरिक चोल जो होती है बेटा, अंतः चोल जो होती है, ये पतली होती है, हल्की परत होती है, कोमल परत होती है। क्यों क्यों इसको हल्का और पतला बनाया गया है? इसलिए भगवान ने इसको, नेचर ने हल्का एवं पतला बनाया है बेटा, ताकि आसानी से फट सके। आसानी से जब फटेगा तभी तो इसके अंदर से नर युग्मक निकलेगा। जब ये फटेगा नहीं बेटा, इस पोरोपोलिनिन की तरह कठोर होगा, तो नर युग्मक निकलेगा कहां से? और जब नर युग्मक नहीं निकलेगा, तो फिर निषेचन होगा कहां से? निषेचन नहीं होगा तो फल फल बीज वगैरह ये सब कुछ बनेंगे नहीं। बात समझ में आई ना? तो ये इसलिए इसको पतला एवं कठोर नेचर ने बनाया बेटा, ताकि यह आसानी से फट सके, निकल सके बाहर। ठीक है, तो यह भीतरी पतली एवं कोमल परत होती है। यह मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। यह किससे बनी होती है बेटा? आंतरिक चोल सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एवं पेक्टिन से बनी होती है। आंतरिक परत किससे बनी होती है? सेल्यूलोज एवं पेक्टिन से बनी होती है। और ये बाह्य परत आपने देखा था स्पोरोपोलिनिन से बनी है, स्पोरोपोलिनिन।
बाह्य परत स्पोरोपोलिनिन से बनी है जो बहुत ही ज्यादा कठोर है, और आंतरिक परत सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है जो बहुत ही ज्यादा नरम है, बहुत ही ज्यादा हल्की है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए, दिमाग से ये भी सोचना चाहिए बेटा कि अगर ये हल्की ना होती तो इससे नर युग्मक निकलता कैसे। और इसीलिए अब ये भी बात आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो बेटा ये आपने बाह्य चोल देखा है, इसी के बीच में इसीलिए गैप है। अगर ये पूरा मान लो पूरा ऐसे कवर किया होता तो भी तो नहीं निकल पाता नर युग्मक, नर युग्मक तो भी नहीं निकल पाता। इसलिए बेटा ये बीच बीच में गैप छोड़ा है, बायोचोल इसलिए बीच बीच में गैप छोड़ा है ताकि ये हल्की परत जो है इसी से फटे और नर युग्मक आसानी से निकल सके। बात समझ में आई ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बनी होती है पराग कण के बाद इसी परत से पराग नली का निर्माण होता है। हमने आपको बताया इसी परत से क्या होता है, पराग नली का निर्माण होता है बेटा। जो हमने जनन छिद्र बताया, जनन छिद्र का मतलब इसी से क्या होगा, पराग नली का निर्माण होता है, जिससे नर युग्मक आसानी से निकल पाएगा जनन करने के लिए। इसी से क्या होता है, पराग नली का निर्माण होता है। यहीं से पराग नली का निर्माण होता है। और पराग नली का निर्माण करता कौन है, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का काम ही होता है पराग नली का निर्माण करे, और पराग नली का निर्माण करेगा तो इसी से नर युग्मक निकलेगी। देखो पराग नली है, बात समझ ना, नली का मतलब ट्यूब, जिससे पराग कण निकलेगा, जिससे नर युग्मक निकलेगा। ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पर, जिससे नर युग्मक बेटा निकलेगा, यहाँ से ये फटेगा, पराग नली बनेगी, तो इसी ट्यूब से ये नर युग्मक निकलेगा, निकल करके आएगा कहीं। बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं मैम, इतना समझ में आ गया, आपने समझा दिया, बढ़िया किया, अब इतना समझ में आ गया। एक चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, महत्वपूर्ण तथ्य में आपने देखा होगा 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कि 60% जो एंजियोस्पर्म के पादप होते हैं। आप सभी को पहले से ही पता है कि हम लोग किस चीज को पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के पादप को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जब किसको हमने दो पादप को देखा था, एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है बेटा उसमें फूल नहीं लगते हैं, और एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें फूल लगते हैं। तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या है हम लोगों के, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसलिए ऐसे पादप को ही हमें पढ़ना है बेटा जिसमें पुष्प लगते हों, ऐसे पादप को नहीं पढ़ना है जिसमें पुष्प नहीं लगते हों। बात समझ में आई ना। तो हमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। अब 60% जो एंजियोस्पर्म के पादप होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, जो परागकण होता है इसमें दो कोशिका रहती है। बात समझ में आई ना। जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपने यहाँ पर देखा आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दो कोशिकाएं पाई जा रही, ये हमारा परागकण है, परागकण है। अब 60% आपने एंजियोस्पर्म पादप में देख लिया कि जो 60% एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उसमें जो परागकण होता है बेटा यह द्विकोशिकीय होता है। इसमें जो परागकण होता है ये द्विकोशिकीय, द्विकोशिकीय का मतलब जिसमें दो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, एक कायिक कोशिका एक जनन कोशिका। लेकिन उसके बाद कुछ पादप ऐसे होते हैं बेटा, यानी 40% पादप ऐसे मान लो ऐसे होते हैं जिसमें तीन कोशिकाएं बनती हैं। बात समझ में आई ना, जिसमें तीन कोशिकाएं बनती है, और तीन कोशिकाएं कौन कौन सी बनती हैं, एक बनेगी कायिक कोशिका और दूसरी कैसी बन जाएगी, दूसरी ऐसी बन जाएगी। कहां पर थे हम लोग भाई, आ जाओ यहां पर हम लोग देख लेते हैं बेटा। 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म पादप में परागकण परागकण द्विकोशिकीय द्विकोशिकीय है। बात समझ में आई ना। 60% एंजियोस्पर्म का पादप ऐसा होता है बेटा जिसमें परागकण द्विकोशिकीय होता है। बट क्या होता है, कुछ पादप ऐसे हो जाते हैं, आपने यहाँ पर द्विकोशिकीय का मतलब यहाँ पर देखा, ये परागकण है, परागकण में एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, इसको हमने कह दिया कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, और इसको हमने कह दिया बेटा जनन कोशिका। जनन कोशिका। लेकिन ये क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है यहाँ पर आप देख लो, कुछ पादप ऐसे होते हैं, मान लो 40% पादप ऐसे हो जाते हैं एंजियोस्पर्म के,
एनजीओ 40% एंजियोस्पर्म के पादपों में, लगभग की बात की जा रही है बेटा, लगभग लगभग 40% एंजियोस्पर्म के पादप ऐसे होते हैं बेटा जिनमें परागकण में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कब 3 कोशिकाएं कब पाई जाती हैं? परिपक्व अवस्था में। आप ये नहीं कहेंगे कि अपरिपक्व अवस्था में। बात समझ में आई ना? जब परागकण परिपक्व होता है बेटा तब त्रिकोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे आपने अभी इसके पहले वाले में देखा, जब दो परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं बन रही बेटा, तब परागकण परिपक्व होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण किया है। अपरिपक्व था तब तो नहीं था भाई, तब किसी भी कोशिकाओं का निर्माण नहीं था। लेकिन जब वह परिपक्व हुआ, समसूत्री विभाजन किया, तब उसने 2 कोशिकाओं का निर्माण किया। एक समसूत्र सॉरी एक कायिक कोशिका हो गई और एक जनन कोशिका हो गई। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं बेटा ना, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब परागकण परिपक्व होता है तो 3 कोशिकाओं को बनाता है। आप सोचो कैसे बनाता होगा? ये हो गई एक कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और ये जो जनन कोशिका है बेटा, ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है? ऐसे 2 कोशिकाओं को बना देती है। ये 2 कोशिकाओं को बना देती है, जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक। बात समझ में आई ना? यही जो जनन कोशिका होती है बेटा, यही आगे चल करके 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, 2 नर युग्मक का निर्माण कर देती है। बात समझ में आई? कायिक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, कायिक कोशिका नहीं बनाता। ये जो जनन कोशिका है यही क्या करता है? 2 नर युग्मक का निर्माण कर देता है। यानी यहाँ पर 3 कोशिकाएं आ जाती हैं, 1, 2 और 3। इसी को हम लोग कह देते हैं बेटा, कुछ पादप ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म के जो त्रिकोशिकीय होते हैं, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो त्रिकोशिकीय अवस्था में स्फुटन करते हैं, त्रिकोशिकीय अवस्था में निषेचन करते हैं। लेकिन क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के 60% पादप ऐसे होते हैं जो द्विकोशिकीय ऐसे परागकण होते हैं जो द्विकोशिकीय अवस्था में ही क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें हालांकि आपको समझ में आ गई होंगी ना। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग परागकण के उपयोग के बारे में देखेंगे। परागकण के उपयोग से पहले हम लोग एक चीज और सोच ले यहाँ पर कि चलो अच्छा परागकण का उपयोग देख लेते हैं। परागकण से कुछ हानियां भी होती हैं, ये हम लोग नीचे देख लेंगे कि परागकण से क्या क्या हानियां होती हैं। परागकण के उपयोग में क्या है बेटा, परागकण के उपयोग को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि परागकण का जो ये समय काल होता है वह कितना होता है। ठीक है, समय काल भी होना चाहिए। आपने देखा कि ठीक है मैम, परागकण का निर्माण ऐसे हो गया, परागकण जीवित कितने दिन तक रहता है? ये आपके बुक में है। परागकण परागकण बेटा, अगर आप परागकण को माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे स्लाइड पर रख करके, तो हर परागकण का क्या होता है? आकार एवं स्थिति अलग अलग होता है। ये बात सही है मैम। हर हर जो पुष्प होते हैं, सभी पुष्प के परागकण जो होते हैं वो अलग अलग रूप रंग उनका होता है। लेकिन परागकण जो जीवित रहते हैं बेटा, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो महीनों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन कुछ परागकण ऐसे होते हैं बेटा जो कुछ ही मिनट तक जीवित रह सकते हैं ना। जैसे हमारे खेत में जो गेहूं और चावल बोया जाता है, जो हम लोग गेहूं बोते हैं, गेहूं के समय में, धान के समय में धान बोते हैं बेटा ना। तो जो गेहूं और चावल होता है बेटा, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल जो होता है, गेहूं और चावल, ये जो गेहूं और चावल होता है बेटा, इसके परागकण की जीवित रहने की क्षमता कितनी होती है? 30 मिनट तक लगभग ना। परागकण के जीवित रहने की क्षमता लगभग
30 मिनट तक, 30 मिनट तक है। अगर 30 मिनट तक इनको बेटा क्या हुआ, अगर 30 मिनट तक ये वर्तिकाग्र पर जाकर के नहीं गिरे, इनका निषेचन नहीं हो पाया, तो फिर ये मर जाएंगे। बात समझ में आई ना? तब फिर ये मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ पादप के परागकण बेटा ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक जीवित रहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको ना? कुछ पादप के परागकण ऐसे होते हैं बेटा जो महीनों तक जीवित रहते हैं। कुछ पादप के परागकण ऐसे होते हैं, जब तक वो वर्तिकाग्र पर गिरेंगे नहीं तब तक वह जीवित रहेंगे, जब तक उनका निषेचन होगा नहीं। क्या होता है कि कुछ पादप के परागकण बेटा ऐसे होते हैं ना, जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, निषेचन करने का काम रहता है। अगर निषेचन की जरूरत रहती है उनको तो निषेचन करते हैं, नहीं जरूरत रहती फिर वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पादप के परागकण आप देख रहे हैं लगभग 30 मिनट तक ही जीवित रहते हैं और कुछ महीनों तक जीवित रह जाते हैं। और हाँ, एक चीज और हमारे यहाँ किया जाता है, हम लोगों के यहाँ एक चीज और किया जाता है कि पराग कणों को भंडारित करके रखा जाता है। पराग कणों को क्या किया जाता है बेटा? भंडारित करके, स्टोर करके रखा जाता है। उनको वैसा उनको वातावरण दिया जाता है कि वह नष्ट ना हो। आर्द्रता और नमी वगैरह का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे ऐसे में उनको स्टोर करके रखा जाता है बेटा, ताकि वह नष्ट ना हो, ताकि आगे चल करके बीजों में जो हम लोग जीन वगैरह का परिवर्तन करते हैं, अच्छे प्रजनन का बीज लाना चाहते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उससे कर सकते हैं, परागकण से। बात समझ में आई ना? तो बीजों परागकणों को भंडारित करके भी रखा जाता है। परागकण जल्दी से नष्ट भी हो जाते हैं। कुछ परागकण महीनों तक जीवित रह सकते हैं और कुछ परागकण बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इन चीजों को आपने समझ लिया है, ठीक है? तो ये चीजें हमने देख ली है बेटा। आगे हम लोग ये देख रहे थे कि परागकण जो होता है बेटा, परागकण जो होता है, ये परागकण जो होता है इसका उपयोग कहाँ का होता है? तो आजकल लोग क्या करते हैं बेटा, जो ये खिलाड़ी वगैरह रहते हैं, जो खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, ये सब जो खिलाड़ी वगैरह रहते हैं बेटा, अश्वधावक रहते हैं ना, इन सबको क्या, ये सब क्या करते हैं, परागकणों की दवाइयां लेते हैं। परागकण को दवाई के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है शरीर के लिए। बात समझ में आई ना? बहुत ही ज्यादा एनर्जीफुल ये होता है, तो ये परागकण को दवाई के रूप में भी लेते हैं। लेकिन कभी-कभी हमने हमको देखने के लिए मिल जाता है बेटा कि परागकण से हमें नुकसान भी होता है। तो क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है बेटा कि परागकण को औषधि के रूप में भी लिया जाता है, दवाई के रूप में। परागकण में प्रोटीन, विटामिन, अमीनो अम्ल एवं खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बेटा। इसलिए इन्हें स्वास्थ्य वर्धक पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी अपने हेल्थ के लिए उपयोग करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा आहार के रूप में, मधुमक्खियों का प्रचुर भोजन परागकण होता है तथा मनुष्यों द्वारा भी इसे पोषक आहार के रूप में किया जाता है। अभी हमने बताया ना कि बहुत सारे खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं इसको क्या करते हैं, अपने पोषण के रूप में लेते हैं, अपने आहार के रूप में लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा एनर्जीफुल होता है ना। अब हम लोग ये देख लेते हैं बेटा कि परागकण से कुछ नुकसान भी होता है। परागकण से हानि, आप सोच रहे होंगे मैम अभी आपने तो बता दिया कि परागकण के फायदे होते हैं, फिर आप बताने वाली हो कि परागकण से नुकसान भी होते हैं। बात सही है भाई, अगर किसी चीज से कुछ फायदा हो रहा है तो उसी से कुछ नुकसान भी तो होता है। परागकण से फायदा होता है, परागकण से नुकसान भी होता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, फूलों को लेते हैं हाथों में, ऐसे करके सूंघने लगते हैं, सांस को खींचने लगते हैं। इससे एक चीज होता है बेटा, ये जो परागकण जो आप हाथों में सरसों का फूल आप लोग देखे होंगे, सरसों का फूल जब आप लोग छूते तो हाथ में पीला पीला कुछ लग जाता है, वह परागकण ही होता है बेटा। बात समझ में आई ना? वह परागकण होता है। और यही जो फूलों के अंदर जो परागकण होता है ना, येलो येलो परागकण होता है, यही जब हमारे नाक के अंदर चला जाता है बेटा, तो क्या होता है, इससे हमें श्वसन संबंधी बीमारी भी हो सकती है, यानी परागकण से हमें श्वसन विकार भी हो सकता है। श्वसन विकार भी हो सकता है, साथ ही साथ हमें अस्थमा भी होने का डर रहता है। अस्थमा, दमा आदि।
तो भाई परागकण से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं बेटा। परागकण जो हम लोग ऐसे नाक के पास ऐसे लगा करके ऐसे सूंघते हैं ना, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें परागकण को नहीं, फूल को हमें नाक के पास लगा करके ऐसे सूंघना नहीं चाहिए। हमें फूल को दूर से देखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फूल को ऐसे लेकर के ऐसे सूंघेंगे तो क्या होता है कि जब तेजी से आप लोग ऐसे सूंघते हैं तो परागकण आपके नाक के अंदर चला जाता है, और जब नाक के अंदर चला जाएगा बेटा तो इससे क्या होगा, आपको श्वसन संबंधी बीमारी भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकता है, दमा भी, ये सारी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आपको खुजली वगैरह शरीर पर हो जाएगा, इचिंग वगैरह होगा। तो परागकण के नुकसान भी है और परागकण के फायदे भी हैं। बस मायने ये रखता है बेटा कि आप उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप उसका उपयोग एनर्जी के रूप में कर रहे हैं, पोषण के रूप में कर रहे हैं, तब तो आपको फायदा देगा। लेकिन आप उसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, नाक से लगा करके सटा करके ऐसे सूंघ रहे हैं, तब तो भाई वो आपके लिए रोगी का काम करेगा। बात समझ में ना, हानि का काम करेगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई बेटा ना। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है कि परागकण, अच्छा आपने शुरू से ही देखा कि परागकण का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, अंत में जा करके हमें ये भी पता चल गया बेटा कि परागकण से फायदे भी होते हैं, परागकण से नुकसान होते हैं। चलो, आज तो आपका ये परागकण वाला कहानी खत्म। जो आपने एक पुष्प में जो आपने नर वाले भाग को देखा था बेटा, ये नर वाली कहानी तो आज खत्म। नर वाली कहानी का मतलब कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये नर युग्मक का निर्माण होता है, फिर नर युग्मक कैसे वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है, ये चीजें तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरता है, क्योंकि अभी हमें स्त्री केसर को भी पढ़ना है। तो पराग कोश यानी पुंग केसर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप लोग कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि आपको ये पराग कोश यानी पुंग केसर, पुमंग, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि अभी भी आप कंफ्यूज हो। मुझे तो नहीं लगता भाई अभी भी आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से आपको समझाया। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा बेटा, इसका हम ऑन शॉट लेकर के आएंगे। जो भी आपके मन में डाउट रहेगा आप कमेंट में, सेशन में कमेंट कर देंगे, ताकि हम उसमें आपका डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया बेटा कि कैसे परागकण का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग इसके बाद वाले यानी कल वाले लेक्चर में देखेंगे बेटा कि स्त्री केसर कैसे होता है, कैसा होता है स्त्री केसर, आगे चल के अंडक के रूप में कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। हमने पराग कोश को काट करके चीड़ फाड़ करके देखा है, अब स्त्री केसर को हम लोग काट करके चीड़ फाड़ करके देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप सभी बच्चे क्या करने के लिए, आगे की क्लास देखने के लिए ना। अभी हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा रिवीजन आप सभी का करवा देते हैं। ये जो परागकण है इसका छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है। चलिए शुरू से हम लोग क्या करते हैं, शुरू से सबसे पहले हम लोगों ने देखा था बेटा परागकोश ऐसा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा परागकोश ऐसा था। परागकोश को जब हमने दो भागों में काट दिया तो परागकोश ऐसा बन गया, परागकोश ऐसा बन गया था। जब हमने परागकोश को पलट करके देखा था बेटा तो परागकोश कुछ ऐसा बन गया था। परागकोश कुछ ऐसा बन गया था। इसमें हमने देखा था कि ये लघु बीजाणुधानी पाया गया था, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी पाया गया था। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बेटा बहुत सारी कोशिकाएं पाई गई थी, जिसको हमने लघु बीजाणुजनूतक कहा था, लघु बीजाणुजन ऊतक। इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है बेटा, इसलिए इसको हमने लघु बीजाणुजन ऊतक कहा है, ठीक है। शुरू से कहानी बता रहे, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि परागकण कैसे बना। ये लघु बीजाणुधानी था बेटा, लघु बीजाणुजन ऊतक बना। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद यहां पर आप लोग देखो, इसके बाद ये आपने देखा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजन ऊतक। अब इसमें बहुत सारी स्तर पाए गए थे। कौन कौन से स्तर पाए गए थे आप लोग देख लो। अभी हम स्तर ऐसे बना नहीं रहे, बस ऐसे बना दे रहे हैं 3-4 स्तर, जिसको आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। पहले स्तर का क्या नाम था बेटा, बाह्य परत, बाह्य परत। दूसरे स्तर का क्या नाम था, अंतःस्थीशियम, अंतःस्थीशियम। आप लोग क्या करिएगा कि अपने नोट्स में देख लीजिएगा, हमने सबको डिटेल में पढ़ाया है, बस आज रिवीजन के लिए ऐसे बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या था, मध्य परत। तीसरी परत जो पाई गई थी बेटा उसका नाम क्या था, मध्य परत, मध्य परत।
फिर सबसे लास्ट वाली जो परत थी बेटा उसको हमने कहा था टेप्टम। टेप्टम के अंदर ही लघु बीजाणु पाया जा रहा है। टेप्टम का क्या कार्य था बेटा? लघु बीजाणु को पोषण देना। लघु बीजाणु को पोषण देना। बात समझ में आई ना? टेप्टम का क्या काम था? लघु बीजाणु को पोषण देना। अब इसके बाद की कहानी हम लोग देख लेते हैं बेटा कि कैसे कैसे क्या चीज हुआ। ठीक है, लघु बीजाणु को पोषण देना। अब हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया गया था जिसको हमने बीजाणु ऊतक कहा था, इस बहुत सारी कोशिकाओं के समूह में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। जब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ बेटा तो यहाँ पर एक नई कोशिका बनी। नई कोशिका, एक नई कोशिका बनी। और जब ये एक नई कोशिका बनी बेटा तो इसमें क्या हुआ आगे चल करके? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। बस क्विक रिवीजन करवा रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं। आप इसको माइंड मत लेना कि मैम आधे क्या उतने जल्दी जल्दी करवा रही हैं। अभी जब इसका वन शॉट डालेंगे बेटा तब पूरा अच्छे से एकदम रिवीजन करवाएंगे। बस अभी इतना हम रिवीजन करवा रहे हैं कि परागकण कैसे बना। बात समझ में आई ना? ये पराग कोश से परागकण बना कैसे, नर युग्मक बना कैसे, ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आप लोग भूलो ना। ये अभी आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अर्धसूत्री यहाँ पर विभाजन हुआ। कैसा विभाजन हुआ बेटा? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे दो कोशिकाएं बनी। दो कोशिकाएं, ये अगुणित कोशिकाएं थी, अगुणित थी, और ये द्विगुणित कोशिका थी बेटा। ये अगुणित कोशिकाओं में क्या हुआ? फिर से अर्धसूत्री विभाजन हुआ और चार कोशिकाएं बनी। ये चार कोशिकाएं ऐसे फ्री नहीं थी बेटा, आपस में ऐसे ऐसे क्या थी? चिपकी हुई थी। और किससे चिपकी हुई थी? कैलोज से। कैलोज से चिपकी हुई थी, जिसका फिगर हम यहाँ पर आपको बना दे रहे हैं। ऐसे ऐसे चिपकी हुई थी। पीछे भी एक कोशिका है, ठीक है, पीछे भी एक कोशिका है, ऐसे चिपकी हुई थी। अब आप इधर देखो, जब ये ऐसे चिपकी हुई थी बेटा तो इसको हमने क्या कहा था? लघु बीजाणु चतुष्टय कहा था। लघु बीजाणु चतुष्टय, लघु बीजाणु इसको हमने चतुष्टय कहा है बेटा। फिर ये किससे चिपकी हुई थी? कैलोज से चिपकी हुई थी। अब इसी का दुश्मन यहाँ पर आ जाता है बेटा, कैलेज। कैलेज क्या करता है? इसको तोड़ता है। कैलेज क्या करता है? इस एंजाइम को तोड़ता है, जो कैलोज एंजाइम है। कैलेज, कैलोज एंजाइम को क्या करता है? तोड़ता है बेटा। कैलेज एंजाइम कैलोज को तोड़ता है, और कैलोज को तोड़ता है बेटा तो ये क्या बन जाता है? चार ऐसे परागकण बन जाता है। चार ऐसे परागकण बन जाता है। अब चार जब ये परागकण बन जाता है बेटा तो ये परागकण कैसा होता है? अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व होता है ये परागकण, ऐसा अपरिपक्व होता है बेटा। फिर इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। इसी ये जो परागकण बना, क्योंकि ये कैलोज स्तर टूट गया बेटा तो ये परागकण आपस में फ्री हो गए। फ्री हो गए बेटा तो ये अभी अपरिपक्व था। जब ये आगे चल करके बड़ा होगा, परिपक्व होगा, तो ये अपने अंदर समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करेगा बेटा तो इसके अंदर क्या बनेगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, इसके अंदर दो कोशिकाएं बनेंगी। एक का नाम था कायिक कोशिका, और एक का नाम था बेटा जनन कोशिका। जनन कोशिका, बात समझ में है ना? और इसका क्या नाम हमने बता दिया था? ये था बाह्यचोल। क्योंकि आपने देखा कि ये जो परागकण है, परागकण दो परतों से बना होता है। एक पहला बाह्यचोल है, दूसरा वाला अंतःचोल। बाह्यचोल और अंतःचोल ना, ये दो परतों से मिलकर के बना होता है। फिर हमने एक चीज और बताया बेटा कि इसको हमने कायिक कोशिका कह दिया, इसको जनन कोशिका कह दिया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये जो कायिक कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, क्या होती है? ये जो कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका हमने यहाँ पर देखा बेटा ना,
ये कायिक कोशिका का क्या काम होता है? पराग नली का निर्माण करना। पराग नली बनाती है, कौन बनाता है? कायिक कोशिका। और ये जनन कोशिका क्या करती है बेटा? नर युग्मक बनाती है, नर युग्मक बनाती है। कुछ कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने बताया था 60% एंजियोस्पर्म के पादप ऐसे होते हैं बेटा जो द्विकोशिकीय होती है। परागकण जिसमें कि कैसे होते हैं? द्विकोशिकीय अवस्था में निषेचन करते हैं। लेकिन कुछ पादप के परागकण ऐसे होते हैं बेटा कि इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। ये जो जनन कोशिका आपने देखा था, ये 2 कोशिकाएं बना देता है, ये 2 कोशिका बना देता है। इसको हम त्रिकोशिकीय परागकण कहते हैं, त्रिकोशिकीय परागकण। बात समझ में आई ना? तो आपने यहाँ पर देख लिया बेटा कि कैसे कैसे परागकण बन रहे हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। हमने शुरू से जल्दी जल्दी में आपको शुरू से लेकर के अंत तक समझा दिया है कि पराग कोश से परागकण बन कैसे रहा। हालांकि इसका पूरा का पूरा एकदम डिटेल से लेक्चर हमने क्या किया है, लेक्चर 1, 2, 3 में हमने सब कुछ समझा दिया है कि कैसे कैसे सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आप जाकर के पिछली वीडियो सारी देख लेना बेटा, क्योंकि आगे की चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप पीछे का चीज समझे रहोगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने पूरा का पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी क्लास बढ़िया लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है बेटा तो एक शेयर तो बनता है ना। आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लास को समाप्त कर लेते हैं। क्लास को समाप्त कर लेते हैं। क्लास को समाप्त करते टाइम हम आप लोग को धन्यवाद बोल रहे हैं वीडियोस को देखने के लिए बेटा, वीडियोस को पसंद करने के लिए। तो चलते हैं बेटा, कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी स्त्री केसर के साथ कि स्त्री केसर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे कैसे क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे आपने डिटेल में परागकण को पढ़ा है, परागकोश को पढ़ा है, ऐसे आपने स्त्री केसर को भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करते रहिए आप लोग, पढ़ाई लिखाई रुकना नहीं।